नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चुनावी साल की शुरुआत से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के साथ जनहितैषी होने का दम भरते हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी शिखर पर है। ऐसे में चर्चा राजनीतिक पार्टियों की दावेदारी और तैयारी को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 2024 को लेकर इन दिनों सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। सभी दल 2024 को लेकर जीत की दावेदारियां कर रहे हैं। बीजेपी हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी जीत को लेकर उत्साहित है। देश के साथ साथ प्रदेश में भी बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा में बीजेपी सभी 10 सीटें जीतने का दम भर रही है, तो विधानसभा में बहुमत की सरकार के लिए दावेदारियां हो रही हैं। वहीं विरोधी दल कांग्रेस और इनेलो नेता सत्ता परिवर्तन का दम भर रहे हैं। जनता के बीच जाकर अपने अपने मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। जनता को रिझाने के प्रयास हो रहे हैं। दल बदल का दौर भी जारी है। ऐसे में देखना यह है कि हरियाणा में आगामी चुनाव को लेकर क्या तस्वीर बनती है। सत्ताधारी दोनों दल आगामी चुनाव को लेकर गठबंधन पर कब और क्या फैसला करते हैं। अलग अलग धड़ों में नजर आती कांग्रेस कैसे मजबूती से चुनाव लड़ पाती है, तो एक विधायक वाली पार्टी इनेलो आगामी चुनाव में क्या जनाधार हासिल कर पाती है, और पंजाब में जीत के बाद से हरियाणा में सक्रिय दिख रही आम आदमी पार्टी क्या कोई कमाल दिखा पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र हेडू, प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर मनबीर छेलर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत नेहा जी आपसे। बीजेपी दावा करती है 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। नायब सैनी भी कई बार कह चुके हैं, अमित शाह की ओर से भी सिरसा में कहा गया था। तो क्या आधार आप लोगों को लग रहा है कि इस बार भी क्लीन स्वीप करेंगे? बिल्कुल ज्योति जी, इस बार भी हरियाणा में आप देखिएगा 10 की 10 लोकसभा सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में हरियाणा की जनता डालने वाली है, क्योंकि हरियाणा की जनता का एक ही मन हमेशा से स्पष्ट तौर पर दिखा है और जनता ने ओपनली ये बात कही है कि हम लोकसभा के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी का ही समर्थन करेंगे और उन्हीं को ही देश की कमान तीसरी बार फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाकर देंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जो आयाम छुए हैं वो 75 सालों में कभी भी देश का ऐसा स्तर नहीं रहा, उन आयामों को नहीं छुआ गया। चाहे वो विदेशों में भारतीय जो स्तर है उसमें वृद्धि हुई है, उसके सम्मान में वृद्धि हुई है, और चाहे वो अंत्योदय की भावना को लेकर पूरे देश में एक समान रूप से काम किए गए हों, और चाहे नरेंद्र मोदी जी की मन की बात हो, मन की बात को भी प्रदेश के ही नहीं इवन पूरे देश के जो लोग हैं, देशवासी हैं, उन्होंने बहुत सराहा। क्योंकि मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने हर देशवासी के साथ पर्सनली कनेक्ट किया, चाहे वो बच्चे थे, चाहे बुजुर्ग थे, बड़े थे। तो आप देखिए कि चारों तरफा अगर हम नजर दौड़ाकर देखें, केवल एक सामाजिक विषय ही ना होकर राजनीतिक मुद्दों पर भी, और जो राष्ट्र के उत्थान की बात है, और चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर बात है, चाहे वो पर्यावरण सुरक्षा की बात है, हर विषयों में नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने वर्चस्व काम किया है, और उसका जो रिजल्ट है वो हमारे देश की जनता ही और हरियाणा की जनता भी 10 की 10 सीटें डालकर उनकी झोली में जरूर देगी। चाहे नायब सिंह सैनी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का कहना हो, हम हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी को जीत हासिल कराएंगे। बजरंग जी, सुना आपने। अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी वैसे ही आश्वस्त है और बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। ज्योति जी, आज पूरी प्रदेश की जनता
भारतीय जनता पार्टी से बेहद दुखी है और इनसे मुक्ति चाहती है। इनके राज के अंदर महंगाई सिर चढ़ कर बोल रही, बेहताशा बेरोजगारी, लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हरियाणा के अंदर हो चुकी है। यहाँ तक कि आपने देखा, इन्होंने कोई ऐसा एक वर्ग बता दे जिसको बख्शा हो, चाहे किसान हो, सरकारी कर्मचारी हो, महिलाएं हो, आंगनवाड़ी महिला हो, छात्र हो, या तो कि छोटी पंचायत जो चुनो है गांवों के सरपंच है, उनको भी दुड़ा कर लाठियों से पीटने का काम किया है। इनके राज के अंदर कहते थे किसान की आय 2 गुना करेंगे, आय को 2 गुना नहीं की, खर्चा जरूर 2 गुना कर दिया। 750 किसान लगभग इनके राज के अंदर शहीद हो गए। मेरी छोटी बहन बोल रही थी, मोदी साहब मन की बात, अच्छी बात है, अरे कोई मन की बात करता है। जब मन की बात मैं करूं तो मुझे दूसरे की मन की बात सुनने भी चाहिए। मोदी साहब अपनी खुद की मन की बात तो सुनाते हैं, मगर 9.25 साल के अंदर जनता की मन की बात कभी उन्होंने सुनी नहीं। अपनी मन की बात तो कह दी 2014 के अंदर मैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, आप मुझे वोट दो, दे दी नौकरी भाई। यूं कहा था 60 रुपए लीटर पेट्रोल व डीजल कांग्रेस राज के अंदर बहुत ज्यादा है, लूट मच रही है, 35 रुपए लीटर देंगे, आज आपके सामने 90 पार कर दिया। ये वो सरकार है। जब रसोई गैस सिलेंडर हमारे राज के अंदर 400 रुपए हुआ करता तो ये नाचते थे, कभी सिलेंडर गैस का सर पर लेते थे, कभी सिलेंडर के ऊपर बैठ जाते थे। आज हालात देख लो क्या हालात है। आप ज्योति जी आपके सामने कितना महंगाई आज सर के बोल रही है। रसोई गैस का सिलेंडर खड़े गया तो 100 तक में बिका दिया इन्होंने, ऐसी स्थिति है। और हमारे राज के अंदर जो हमारा राज 2005 का 2014 तक रहा, हमने 100 गज के 382 परिवार को मुफ्त प्लाट दी, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दिया, 20 रुपए किलो राशन डिपो के माध्यम से दाल देने का काम किया, गरीबों के घर में पीने की पाइप की लाइन फ्री बिछाई, गुमटी लगाई, अनेकों योजना पानी का टंकी तक ला के दी। सारी गरीबों के हक में जो हमने योजना लागू की थी, सारी योजना इन्होंने खत्म कर दी। ये भी सरकार की है, जनता ये देख रही है। भी आज आप देखोगे किसान की बात करते हैं, किसान के साथ ये पोर्टल खेल रहे हैं, पोर्टल चलता नहीं, किसान दुखी है। हमारा राज आने पर मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले पोर्टल बंद करेंगे। पहले जिस तरह फसल खरीदी जाती थी ऑफलाइन, किसान अपनी फसल लाए, मंडी में लेकर आए, मार्केट कमेटी के माध्यम से बिकती है, उनके माध्यम से बिकेगी, किसान बेचो और पैसे लो, अपने घर जाओ। और हमने कई घोषणा और की है, 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और यहाँ तक कि 100 गज के प्लाट जो हम 3,82,000 ये घोषणा तो हुड्डा साहब कर रहे हैं ना, या उनके खेमे के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा करते हैं, कुमारी सैलजा या एसआर के गुट के नेता थे। आप फोन साइलेंट करें। ये पार्टी की घोषणाएं नहीं है, ये पार्टी के ऐलान नहीं है। ये करीर उदय भान जी भी कर चुके हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कर चुके हैं, एक बार नहीं 10 बार कह चुके हैं। जो घोषणा है वो हाई कमान से बातचीत करके घोषणा की गई है, और आपको दिखा देंगे घोषणा पत्र जो हमारा बनेगा, उस सभी घोषणा पत्र के अंदर ये डाली जाएगी एक नई चीज। चलिए नेहा जी कुछ कहना चाह रही है। नेहा जी सब्जी दूसरे पैनलिस्ट को हम चर्चा में जोड़े, उससे पहले काउंटर में आपको जो कहना है। मैं बस एक छोटी सी बात ज्योति जी कहना चाहूंगी। हर एक वर्ग परेशान हो गया के, और इस बार तो कांग्रेस सरकार बना रही है 24 में। बिल्कुल इनके मुंगेरी लाल के सपने हैं और ये इनको टूटते हुए नजर आएंगे बहुत जल्दी। 2024 बहुत दूर नहीं है, नया साल बहुत नजदीक है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ऐसे ही ज्योति जी इन कांग्रेस को जो है वो दलालों की और बिचौलियों की सरकार नहीं कहा जाता था। देखिए प्रवक्ता साहब ने अभी ये बात बता दी कि जैसी हमारी सरकार बनेगी, हम जो ट्रांसपेरेंसी का मुख्य जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो है पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना कार्य में सरकार के। और ये सबसे पहले वो पोर्टल व्यवस्था को अस्त व्यस्त करेंगे, ध्वस्त करेंगे।
ताकि इनके जो बिचौली और दलाल हैं वो इनके बीच में सरकार के और लोगों के बीच में रहें और इनके काम करवाएं और बीच में सब पैसा खाएं। आखिर तभी इनको कहा जाता था कि दलालों की सरकार है। इनके पेट में दर्द इसी बात की हो रही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने बिचौलियों को हटाया है और जनता तक खुद अपना जो है वो पैसा पहुंचाया, उनका लाभ पहुंचाया है, लाभार्थी को उनके अकाउंट में सब लाभ पहुंचने लगे, तो इनको पेट में दर्द हो रही है। और इसीलिए हरियाणा में अभी ऐसे लालच भरी जो बातें हैं वो कहेंगे, लेकिन हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। बंसल साहब, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। गर्ग साहब, वो आपकी बातों में इस बार नहीं है, क्योंकि किसान की फसल कैसे बिकती है, कैसे लिखी जाती है। जब लोगों के अकाउंट में लाभ पहुंचने लगा, उनकी पेंशन ऑनलाइन पहुंचने लगी, किसान सम्मान निधि ऑनलाइन पहुंचने लगी, बच्चों की एससी स्कॉलरशिप उनको ऑनलाइन मिलने लगी, शिक्षा में ओबीसी की स्कॉलरशिप उनको ऑनलाइन मिलने लगी, सब लाभ उनको ऑनलाइन मिलने लगा, तो वो क्यों आपके दर पर आएंगे? वो क्यों आपके नेताओं के चक्कर काटेंगे? क्यों आपके घर पे दरबार लगाएंगे? आप बताइए, किस तरह से लोगों के काम घर बैठे हो रहे हैं, राशन कार्ड घर पे बन रहा है, ऑनलाइन नौकरियों के मैसेजेस घर पे आ रहे हैं, ईमेल के थ्रू आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आ रहे हैं, आपकी पेंशन पहुंच गई आपके अकाउंट में ऑनलाइन घर पर आपको मैसेज। लोग आपके चक्कर क्यों काटेंगे? जब लोग लाइन में लगते थे और बुजुर्ग लोग 10-10 बार इन लोगों के चक्कर काटते थे कि हमारी पेंशन आई कि नहीं आई, और तब पता चलता था कि उसकी पेंशन कोई और लेके चला गया। रजिस्टर में, राशन डिपो में रजिस्टर पर साइन कोई और कर गया, राशन किसी और के घर पहुंच गया। आप ऐसी ट्रांसपेरेंसी की सरकार की जो पॉलिसी है उसको खत्म करेंगे और फिर से बिचौलियों की सरकार को खड़ा करने की बात कर रहे हैं, जिसको नेस्ता नाबूद कर देंगे हरियाणा की जनता। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? नेहा जी को समय दिया था ना मैंने बोलने के लिए, आप क्यों साथ साथ बोल रहे हैं? आप क्यों साथ साथ बोल रहे हैं लगातार? रेडू साहब, सबसे बड़ी चुनौती आपकी पार्टी के सामने नजर आती है, हरियाणा की जनता इनकी नेस्ता नाबूद करेगी इनको। एक ही विधायक है पार्टी का, सरकार बनाने का आप लोग भी दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव चूंकि जाहिर है पहले आने, पिछले लोकसभा में आप लोग कहीं जमानत नहीं बचा पाए थे, उम्मीदवार भी आप लोगों के पास वो नहीं थे जिनको लेकर जीत का दावा हो पाए। तो इस बार क्या तैयारी रेडू साहब? ज्योति जी, हाँ ज्योति जी, जो पिछली बार की घटना हुई थी वो सबके सामने हमारी पार्टी में फूट हुई, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा था और हमारी स्थिति काफी नीचे चली गई थी। निसंदेह इसको स्वीकार करने में हमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से 2019 के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जमीन पर जाकर के लोगों के बीच में बैठ करके लोगों की समस्याओं को जानने का काम किया और एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने जनता से संपर्क बना करके हमारी उस खोई हुई जमीन को हमने वापस से प्राप्त कर लिया। न केवल उस जमीन को प्राप्त करने का काम किया, बल्कि उसमें दिन दुगनी रात चुगनी इजाफा भी हुआ है। जिस प्रकार से हमारी परिवर्तन यात्रा निकली और संगठन के मामले में जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जाना जाता है, वो दोबारा से हम अपने उसी अवस्था में आ चुके हैं और 2024 में अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का शासन होगा। ऐसे लोगों की भावनाएं आनी शुरू हो गई हैं। और दूसरी बात क्यों आएंगी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की काफी सारी कमियां बजरंग दास गर्ग ने बताने का काम किया, उसके अलावा भी बहुत सारी और ऐसी जन विरोधी नीतियां इन्होंने लागू करने का काम किया है। आप देखिए, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है क्षेत्र किसी भी प्रदेश के विकास के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी के द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं कि हरियाणा प्रदेश में केवल मात्र 11% कॉलेजेस वो एक मान्यता के, एक स्टैंडर्ड के कॉलेज हैं जो इनको मान्यता मिल सकती है। नेक के द्वारा, नेक ने घोषणा की 182 में से केवल 28 कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, बाकी कॉलेजों में तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्कूलों में बिजली नहीं है, कनेक्शन नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। यानी शिक्षा के क्षेत्र को कितना खराब करने का काम किया। दूसरी बात ये कहते हैं हमने दुर्गा शक्ति की स्थापना की। अरे भाई, दुर्गा शक्ति की स्थापना महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई थी, तो फिर हरियाणा प्रदेश महिलाओं में असुरक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर 2 पर क्यों आ गया? अगर आपने ऐसी ही योजना की थी तो उस क्षेत्र में ये भी नहीं के आंकड़े हैं। ये सीएमआई के बेरोजगारी आंकड़ों को झुठलाने का काम करते, कहते हैं कि ये तो विशेष व्यक्ति के आंकड़े होते हैं। अब तो पीएमओ ऑफिस ने भी निकाल दिया
कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। वो तो गवर्नमेंट ऑफ भाजपा ने भी आंकड़े जारी करने का काम कर दिया। और क्राइम के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में ये कहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए हैं। ट्रांसपेरेंसी भ्रष्टाचारियों के लिए बनी है ताकि उनको पोर्टल पर पता लग जाए कहां से कितना माल मिल सकता है, क्योंकि आम इंसान को तो पता ही नहीं पोर्टल की कब तो वेबसाइट बंद हो जाती है, कब उसकी साइट चलना बंद हो जाती है, कब पोर्टल खुलता है, कब बंद होता है। केवल और केवल भ्रष्टाचारियों को जानकारी होती है कि कहां से किस प्रकार से कितना माल लिया जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी बनी है तो उन लोगों के लिए बनी है जो कि भ्रष्टाचार इनके साथ मिलकर के करने का काम करते हैं और वो जहरीली शराब बनाने का काम करते हैं। इसलिए इनका अब प्रदेश में कुछ नहीं आना जाना। जहां तक कांग्रेस की बात मैं करता हूं, मैं इसलिए कहता हूं इनेलो की सरकार बनेगी ज्योति जी। कांग्रेस ने जिस प्रकार से घोटाले और करप्शन के मुद्दे के ऊपर जनता ने इनको सत्ता से दावा करने का तो सभी को अधिकार है। आप लोगों के सामने तो एक विधायक है क्योंकि जो कि बहुत बहुत साफ दिखता है। एक हल्के को बचा पाना सबसे पहले बहुत बड़ी चुनौती है, 1 से 2 विधायक जीत जाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि आप दावा कर रहे हैं कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। अगर बीजेपी से आज के वर्तमान हालात में बात करें, किसी का मुकाबला भी तो दिखता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी का मुकाबला नजर आता है। कहाँ है मुख्य विपक्षी पार्टी? ज्योति जी आप मुझे बताइए, यदि मुख्य विपक्षी पार्टी थी तो राजस्थान में 2/3 बहुमत से क्यों हार गई कांग्रेस से? मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से क्यों हारी? 2/3 बहुमत बीजेपी को मिल गया। छत्तीसगढ़ में क्यों हारी? यहाँ पर क्या है ज्योति जी, इनके जो ना ये दिखावा ज्यादा करते हैं, दिखाते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन धरातल पर इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है बिल्कुल। अब तो हरियाणा में तो केवल मात्र इनेलो और बीजेपी में इलेक्शन होना है। कांग्रेस कहां से रहेगी? देखते हैं आम क्या आदमी होगा। पार्टी कहां से रहेगी? अब जिन 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर तो कांग्रेस ही है। 2018 में तीनों राज्य कांग्रेस नहीं जीते थे, इस बार दूसरे नंबर पर कांग्रेस ही है। ठीक है, आप मान रहे हैं कि हरियाणा में मुकाबला आप लोगों से है। मेरी एक बात रहेगी, चिल्लर साहब भी दावा करेंगे अभी जीत का। एक बात रहेगी, चलिए एक बात आप पूरी कीजिए। मेरी एक बात रहेगी। हाँ देखिए, अभी तो कांग्रेस के बोल भी बिगड़ने लगे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष महोदय ने कहा अभी कि झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं होता। अरे भाई, वहां कल्याण बनर्जी ने तो सिर्फ मिमिक्री एक व्यक्ति की थी, किसी जाति का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। और कांग्रेस अध्यक्ष तो सीधा जाट को टारगेट कर रहे हैं कि झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं होता। ये ऐसे बिगड़े बोल जो एक पूरी जाति को बदनाम करने का विजेंद्र जी, कल की डिबेट आप देखिएगा, सुभाष जी भी थे हमारे साथ, आपकी पार्टी से प्रवक्ता थे अमनदीप केसरी। कांग्रेस जितना डिफेंड नहीं कर पाई थी उससे ज्यादा बचाव कर रहे थे इस बयान का। इनेलो के प्रवक्ता कल ये कह रहे थे बिल्कुल ठीक कहा के। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस बयान को लेकर, ये भी सवाल है अपने आप में। चिल्लर साहब, आप लोग पंजाब की तर्ज पर कहते हैं कि पहले तो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, पंजाब का भी आप लोग हवाला देते हैं कि दिल्ली और पंजाब में क्यों की जीते हैं और इस बार हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है। लेकिन क्या वाकई लगता है कि जब बीजेपी जो कि बहुमत से जीत का दावा कर रही है, कांग्रेस भी लगातार ग्राउंड पर एक्टिव है, इनेलो भी कर रही है, तो आप लोगों के लिए कोई स्पेस है हरियाणा में? देखिए ज्योति जी, स्पेस जनता के हाथ में, किसको देना है किसका बनाना है। और इसका प्रमाण है कि दिल्ली में 2013 में जब हमारी पार्टी का एक भी एमएलए नहीं था और हमारी पार्टी नई बनी थी, तब हमने कैसे जीत दर्ज की थी और उसके बाद 49 दिन की सरकार चलाने के बाद कितनी प्रचंड जीत थी। ये पैमाना नहीं होता कि पहले किस पार्टी की कितनी सीटें आई है तो आगे भी उनका वैसा ही प्रदर्शन होगा, ये कोई पैमाना नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे कि पंजाब में हमने सरकार बनाई है। तो मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, आप यहाँ पर सभी पैनलिस्ट हैं, कि देखिए आम आदमी पार्टी है, उसकी एक विचारधारा है, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वही हम दिल्ली में लागू कर रहे हैं, वही पंजाब में लागू कर रहे हैं, उसी को लेकर के हम आगे जा रहे हैं। इसी सेम मॉडल ऑफ गवर्नेंस को बीजेपी ने कॉपी किया है और बाकी स्टेट्स में उसको कॉपी करके दिखाया है कि हम ये केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं तो बीजेपी जो मंत्री जेल में जा रहे हैं उसी को मॉडल बता रही है आप लोगों का। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो अडानी मॉडल है ना उनका, तो बीजेपी का अडानी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है और हमारा केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। मोदी जी ने जिस चीज को अगर केजरीवाल साहब दें तो वो रेवड़ी और जनता मुफ्तखोर, और जब ये दे तो जनता लाभार्थी। ये जो शब्दों में इन्होंने अपने जाल में फंसाने की जनता को कोशिश की है, वही
गारंटी शब्द को आज मोदी जी ने कॉपी किया है। ये राजनीति में गारंटी शब्द का सबसे पहले जो यूज किया वो केजरीवाल साहब ने किया, और उस गारंटी की डिलीवरी की मोदी जी ने छत्तीसगढ़ राजस्थान में जाकर के गारंटी दी कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे। हरियाणा में 9 साल से ज्यादा सरकार है, वो गारंटी हरियाणा को क्यों नहीं दे रही है? इसके साथ ही देखिए बीजेपी पूरे देश में संकल्प यात्रा निकाल रही है। इन्होंने 2019 में संकल्प पत्र दिया, 2014 में संकल्प पत्र किया। ये अपनी संकल्प यात्रा में अपना संकल्प पत्र दोहरा दे कि हमने ये संकल्प लिए थे, हमने ये पूरे किए। तो ये सिर्फ यहाँ पे एक जनरलाइज्ड वे में कह देना कि बीजेपी ने ये किया है, ऐसे करेगी, ये करेगी। आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो देश को हर किसी भी क्षेत्र में पिछड़ाने का काम बीजेपी ने किया है। आज 205 लाख करोड़ का कर्ज, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, कहां है? 2022 की मोदी जी की गारंटी कहां है? उन्होंने कहा कि हम किसान की आय दुगना करेंगे, पक्का घर देंगे। कोई एक चीज तो वो प्रमाणित तौर पर कह दे। राज्यसभा में खुद बीजेपी का दिया हुआ आंकड़ा है कि वो सिर्फ 9 लाख रोजगार अभी तक दे पाए हैं। वादा था 2 करोड़ रोजगार का। देखिए मोदी जी कहते हैं कि देश में 4 ही जाति हैं, गरीब की जाति, महिला जाति, किसान और युवा। आप देखेंगे इन चारों जातियों को, ये जो मोदी जी के शब्द हैं, उन्हीं जातियों को उन्होंने कैसे बारी बारी से सिरे सिरे से हरियाणा में और पूरे देश में कैसे उनका शोषण किया है और कैसे उनके साथ एक तरीके से उनको पिछड़ाने का काम किया। गरीब और ज्यादा गरीब हो गया, जो आर्थिक असमानता थी, अमीर और ज्यादा अमीर हो गया। विशेषकर 2019 के बाद आप अगर देखेंगे कि जिस रेशो में सरकार का कर्ज बढ़ा है, उसी रेशो में अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ी है और उसी रेशो में गरीबों की संख्या बढ़ी है। गरीब और गरीब हो गया है देश। मैं ये पूछना चाहता हूं कैसे विकसित होगा भारत जब 80 करोड़ व्यक्ति 5 किलो अनाज के भरोसे मैं हैं। आपसे हरियाणा को लेकर बात कर रही थी, आपने पूरे जितनी भी बातें की हरियाणा के अलावा ही की। हरियाणा को लेकर कोई आधार है आप लोगों का? अभी तक जितने इलेक्शन लड़े दूर दूर तक नहीं आप लोग कहीं भी, तो हरियाणा को लेकर कुछ बोलिए ना। मैं इंतजार कर रही थी आप हरियाणा पर आएंगे, आप हरियाणा पर आएंगे। आप देश दुनिया की बातें कर ली आपने हरियाणा के अलावा। हरियाणा में हमारे दूसरे नंबर की पार्टी हुई है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त किया। जिला पार्षद के चुनाव में 21 बीजेपी ने सीटें जीती, आम आदमी पार्टी ने 15 सीटें जीती थी। तो ये इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा में आज के दिन सबसे बड़ा संगठन है। हरियाणा के इतिहास में अभी तक किसी भी पार्टी ने 1.5 लाख पदाधिकारियों का संगठन खड़ा नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने इतने कम समय में 1.5 लाख व्यक्तियों का संगठन खड़ा किया। और अभी जींद में आम आदमी पार्टी रैली करेगी, वो हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा निकाली। बदलाव यात्रा के साथ सभी चारों दिशाओं से हमारे शीर्ष नेतृत्व लोगों के साथ जुड़े, सरकार की नाकामियों को उजागर किया और लोगों के साथ संवाद किया। तो संवाद में यह बात स्पष्ट तौर पर निकल करके आई कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव में भी एक कदम आगे जाकर के सिर्फ वो सत्ता परिवर्तन नहीं चाहती, वो चाहती है कि व्यवस्था परिवर्तन हो। जो ढर्रा अब 70-75 साल से चलता हुआ आ रहा था, उस ढर्रे को जनता बदलना चाहती है। और जो परंपरागत राजनीति है उस चीज को बदलकर दिल्ली और पंजाब के मॉडल पर उसी तर्ज पर जनता सुविधाएं चाहती है। जी मनवीर जी, आपकी बात पूरी होती है यहाँ पर। सुभाष जी, पिछली बार क्योंकि बीजेपी ने पहली बार ही मौका रहा, 10 की 10 सीटें जीती लोकसभा की, रोहतक में एक मुकाबला नजर आया था। इस बार आप क्या मानते हैं, कितना अलग है पिछली बार से इस बार का चुनावी मिजाज हरियाणा का? तो थोड़ा समय है अभी, क्योंकि पिछली बार जहां तक मुझे याद है 7 मार्च के आसपास आचार संहिता लागू की गई थी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। और तब तक मुझे लगता है अगर उसी सांचे में या उसी आसपास में अगर लोकसभा चुनाव का अगर ऐलान कर दिया जाए या होगा, तो फिर थोड़ा अभी वक्त है और इसमें बहुत प्रकार के, बहुत रंगों के पानी बहेंगे। खासकर अगर मैं हरियाणा की 10 सीटों की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये कि
अभी जो 3-4 राज्यों के या 5 राज्यों के चुनाव हुए, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसको छोड़कर एक साउथ इंडियन स्टेट्स है, उसको छोड़कर 3 राज्य हैं। इन 3 राज्यों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी थी वहां लड़ाई में, कांग्रेस भी मजबूती से लड़ी है, और दूसरी अन्य क्षेत्रीय बहुत सारे दल भी थे। हालात सामने है, रिजल्ट सामने आ चुका है। उसकी हवा, और राजनीति में हमेशा जब कोई किसी के फेवर में कोई ऐसी चीजें लैंडस्लाइड विक्ट्री के तौर पर जाती है तो फिर उसका असर थोड़ा वक्त तक जरूर रहता है। इसे हम जैसे पत्रकार दरकिनार नहीं कर सकते इस तथ्य को। ये बात सही है कि कांग्रेस अपने वोट प्रतिशत को इंटैक्ट रखने में कामयाब वहां रही है, लेकिन उसे सीट में परिवर्तित वो नहीं कर पाई। रही बात यहाँ हरियाणा में, तो हरियाणा में अभी तो ये स्पष्ट होना है कि आखिर जो इंडिया अलायंस है उसका स्वरूप क्या हरियाणा में हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तो कांग्रेस को ये तय करना होगा कि वो अकेले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के लिए जाएगी, या फिर अभी जैसे विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे थे कि हम विधानसभा की बात वो कर रहे थे, लेकिन हम चर्चा अभी 10 लोकसभा सीटों पर कर रहे हैं। तो विजेंद्र रेड्डी जी को भी ये तय करना होगा, उनकी पार्टी को भी तय करना होगा कि वो स्वयं लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के साथ उनका कुछ अलायंस होगा, जैसा कि संकेत पिछले दिनों कांग्रेस के नेताओं ने कुछ दिया था। उसी तरह से आम आदमी पार्टी संगठन मजबूत होने का दम भरती है। अगर आप पिछले 4-5 वर्षों का इतिहास देखेंगे आम आदमी पार्टी का, तो सुशील गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, जो करता धरता प्रदेश में है, उनको छोड़कर उनसे पहले कितने लोग आए और कितने गए, मैं वो नाम लेकर समय बर्बाद चैनल का नहीं करूंगा, दर्शकों का नहीं करूंगा, ये इतिहास जानता है। जिला अध्यक्षों में किस तरह से ताश के पत्तों की तरह आम आदमी पार्टी में संगठन के लोग बदलते रहे, आते रहे, जाते रहे, बिल्कुल उस तरह से। तो मुझे समझ में बात नहीं आती आखिर ये पार्टियां कैसे, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो लगातार सक्रिय है, जो लगातार अपने मतदाताओं को, अपनी जनता को अपने साथ, उसके साथ तारतम्य बिठाए रखने का की आदि है और लगातार उस कोशिश में लगी रहती है। अगर आप पिछले 4-5 महीने का अगर उसकी प्रक्रिया देखें, खासकर मुख्यमंत्री जी की गतिविधि अगर आप उस पर नजर डालें, हम लोग क्लोजली मॉनिटर करते हैं, आप भी देखते रहे, हमेशा खबर लगातार चलाते हैं कि किस तरह से वो लगातार, चाहे वो लाभार्थी सेक्शन हो या फिर दूसरा अन्य सेक्शन हो, समाज का अलग अलग वर्गों को वो कैसे, किस तरह से उनके साथ वो संवाद स्थापित कर रहे हैं। मैं इसी छोटे से उदाहरण से मैं जानना चाहता हूँ और मैं सवाल कर रहा हूँ विपक्ष के प्रवक्ताओं से कि आपके दल ने, जैसे रेड्डी जी कह रहे थे कि वो सड़कों पर गए, लोगों से बातचीत की, समस्याओं को समझा। आप तो सत्ता में रहे हैं रेड्डी जी, और बहुत मजबूत सत्ता में आप रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी बड़े सफल मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे हैं, और तब ऐसी स्थिति थी, ऐसा कहा जाता था कि हरियाणा राज्य का सबसे बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन का तगमा भी उस वक्त हरियाणा राज्य को मिला था। इसे स्वीकार करने में मैं पत्रकार हूं, मैं जानता हूं, रिकॉर्ड को कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन उसके बाद की स्थिति जो बनी, आप क्यों जमीन से इस तरह से खिसक गए? क्यों आपका आधार इतना कमजोर हो गया? क्यों आज अभी तक आपने, अगर मुख्यमंत्री लगातार अपने अलग अलग प्रकार के समाज के वर्गों से लगातार वो तारतम्य स्थापित कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनकी चीजों को समझ रहे हैं या उनके समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसमें जो भी बातें हो, नकारात्मक सकारात्मक कुछ भी हो, वो अलग मुद्दा है, उसका असर जा रहा है नहीं जा रहा अलग मुद्दा है। लेकिन क्या आप जो लोग जा रहे हैं, उन 10 सीटों की दृष्टि से आपने क्लासिफाइड करके अब तक क्या कोशिश की? कैसे लोगों से संवाद आप स्थापित कर रहे हैं? कहाँ दिख रहा है जमीन पर? कांग्रेस पार्टी की बात, गर्ग साहब बैठे हैं और बड़े पुराने नेता कांग्रेस पार्टी के हैं और बड़े सक्रिय रहे। जब हुड्डा जी शासन में थे तब भी बहुत सक्रिय थे, गर्ग साहब बड़ी भूमिका अदा करते थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज इतने लंबे समय से आपके अध्यक्ष कई बदल चुके, प्रदेश अध्यक्ष, उसके बावजूद आप धरातल पर, आप ब्लॉक लेवल तक अपना संगठन अभी तक आप बना नहीं पाए हैं। ठीक है, अभी प्रभारी का एक बयान आया है कि अगले 5-7 दिनों में शायद वो संगठन पूरा वो बना देंगे, उनको वहां से स्वीकृति मिल जाएगी केंद्र से। लेकिन अभी तक क्यों नहीं? अब तक भाजपा जितनी बढ़त ले चुकी है, क्या आप उस हालात में है कि उस बढ़त से लंबी कोई लकीर खींच सके उनके सामने अगले 2-3 महीने में जब चुनाव होने वाला है? तो मुझे व्यावहारिक दृष्टि से तो अभी लगता है कि इसमें बहुत दिक्कत होगी इनको, उनका सामना करने में। मेरा अपना एक विश्लेषण हो सकता है, मेरे विश्लेषण से ये लोग
सहमत न हो, लेकिन मेरा ये विश्लेषण है, जो धरातल परिस्थिति है वो है। अगले चरण में अगर आप मुझे फिर मौका देंगे तो मैं कुछ योजनाओं पर, कुछ प्लानिंग पर मैं बात करूंगा। जी बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? और बजरंग जी, ये तो देखिए एक बड़ी सच्चाई है, मुझे पता है आप कहेंगे कि हमारा संगठन ऑलमोस्ट बन चुका है, लेकिन आप भी जानते हैं संगठन नहीं बना के। और सुभाष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, प्रभारी बदलते हैं, अगले हफ्ते 10 दिन में, ये बातें बार बार रिपीट की जाती हैं, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। ज्योति जी, मैं संगठन पे भी आऊंगा। पहला नया जी जो बात कही है किसान की फसल के बारे में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, किसान की फसल मंडी में अगर खुली बोली में बिकेगी तो किसान को फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। किसान अपनी मर्जी से सब फसल बेचेगा कि खुली बोली होगी, देरी लगती है। मार्केट कमेटी के अधिकारी वहां खड़े होकर बोली लगाती हैं और बोलने के हिसाब से वह फसल बिकती है, तो वो किसी अधीन नहीं होता। उसमें सिस्टम क्या है, अनाज मंडी की गेट के ऊपर से मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी बैठते हैं, 3 कूपन काटते हैं, एक रहता है मार्केटिंग बोर्ड के पास, एक रहता है किसान के पास, एक। बजरंग जी, आप मार्केटिंग बोर्ड की बड़ी बातें करते हैं, मैं तो आपसे कुछ और पूछ रही हूँ ना। जो बहन जी ने पूछी थी बात, वो कह रहे भ्रष्टाचार बनाने की बात तो बता रहे, मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार कैसे ने बनाया। संगठन को लेकर आपने जैसे इशारा किया कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप संगठन को लेकर बोलेंगे। संगठन की बात ले लो, ये हकीकत बात है। देखो, एक लिस्ट आनी बाकी है, सारा कंप्लीट संगठन बन चुका है, काम कर रहा है। जहां तक जिले के प्रभारी, ब्लॉक के प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी बन चुके हैं, कन्वीनर बन चुके हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, पीसीसी डेलीगेट बन चुके हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। न्यायालय का पूरा संगठन ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर, शहर स्तर पर काम कर चुका है, बन चुका है। युवा का संगठन बन चुका है। ओनली जिले की, उनकी बात तो सहमत है, मैं सहमत हूँ। तुम्हारे साथी ने कहा है कि संगठन की कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट मैं मानता हूँ नहीं हुआ, होने वाला है। 5-7 दिन में लिस्ट आने वाली है। जिला प्रधान ओनली ब्लॉक प्रधान की लिस्ट आनी है, वो कभी भी आ जाए। प्रभारी जी से रात को मेरी बात हुई थी, दीपक मालवीय जी से, और लंबी बात हुई थी। उन्हें कहा था गर्ग साहब पूरी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद है 5-7 दिन के अंदर वो लिस्ट आउट हो जाएगी और साइन होने बाकी है। और वो अपने खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिलके भी आए हैं। ये बातें हम बहुत बार सुन चुके हैं, शक्ति सिंह गोहिल से लेकर विवेक बंसल, ये बातें तो नहीं हूँ मैं, ज्योति जी हाईकमान नहीं हूँ, मगर हाईकमान आए तब तो कहा गया कि 2 से 3 महीने जो हाईकमान ने मुझे बताया, उनसे पहले अशोक तंवर, उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाईकमान भी बताया, बिल्कुल। देखिए, हाईकमान ही तो नहीं बना पा रहे ना, हरियाणा में जो गुटबाजी है जो भी है, लेकिन उन्होंने कहा कांग्रेस कैसे लड़ेगी, मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, कांग्रेस ऐसे लड़ेगी। 32 पूर्व विधायक अब तक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आज भी लंबे दुनिया भर के आदमी आज भी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। एक पूर्व विधायक भी है, एक IAS भी उसमें ज्वाइनिंग करने वाले हैं, दुनिया भर के चेयरमैन है, और हजारों मतलब नेता लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। 12 IAS भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं बता चाहता हूँ, चलिए नेहा जी, जब संगठन की बात होती है, चूंकि नायब सैनी नए कप्तान है बीजेपी की हरियाणा इकाई के, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, रुकिए ना बजरंग जी, आप रुकिए, अभी आपकी बात पूरी हुई है, रुकिए लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रुकिए, अभी दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर जारी है कि संगठन में बदलाव होगा, नए जिला अध्यक्ष बन सकते हैं। तो चुनाव तो चूंकि बहुत करीब है, तो हम मानकर चलें कि चुनाव की तैयारियों के बीच या चुनाव से ठीक पहले नई टीम की लिस्ट भी आनी है आप लोगों की? हम तो, आपको पता है कि एक चुनाव खत्म हो और उसके बाद 5 साल का समय होता है, सरकार अपना काम करती है, संगठन अगले 5 साल के बाद के जो चुनाव है उनके कार्यों में जुट जाती है और अपनी कमर कस लेती है। हमारे तो कार्यकर्ताओं को आदत हो चुकी है, हम एक चुनाव छोड़ते हैं तो दूसरे की तैयारी पर जुट जाते हैं। और ये जितने भी बैठकों के दौर चल रहे हैं, चाहे वो माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए हों, चाहे जेपी नड्डा जी आए हों, और चाहे हमारे प्रभारी विप्लव देव जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनकी जो बैठकें चल रही हैं निरंतर, वो सभी संगठन को मजबूती देते हुए साथ साथ चुनाव को मद्देनजर
रखते हुए चल रही हैं। और इसमें केवल लोकसभा के चुनाव ही नहीं, हमारी जो अभी जो रणनीति तय हो रही है वो सभी तरह के चुनावों को, विधानसभा के चुनावों को देखते हुए भी हो रही है। ये कह पाना बहुत जल्दी होगा कि जिलाध्यक्ष सभी चेंज होंगे, कितने चेंज हो रहे हैं, या प्रदेश की लिस्ट कब तक आ जाएगी, ये जल्दी ही आपके समक्ष आएगा। क्योंकि हमारी तो रणनीति जो है, जो संगठन के तौर पर जो हमारी प्लानिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और सुदृढ़ रहती है, तो बहुत जल्दी आपके समक्ष आ जाएगा। हमारी बातें जो है वो कांग्रेस की तरह जो है वो हवा का बुलबुला नहीं है जो फूट जाएगा, और वो इतने लंबे समय से ये हवा के बुलबुले जो है उनके फूटते जा रहे हैं। और एक बात और है, आपने एक बात पूछी थी अभी गर्ग साहब से कि आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस जो है वो खेमों में रहकर चुनाव लड़ेगी, वो एकजुट होकर कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। वो हुड्डा का खेमा अलग लड़ेगा, सुरजेवाला जी का खेमा अलग लड़ेगा, किरण चौधरी का खेमा अलग लड़ेगा, राव जी का खेमा अलग लड़ेगा। इनका यही काम रहेगा, ये खेमों में आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। प्रदेश की जनता के साथ क्या जस्टिफिकेशन कर पाएंगे, क्या जस्टिफाई कर पाएंगे। एक छोटी सी बात पे यहाँ पर बताना चाहूंगी कि सुभाष जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया। उन्होंने बिल्कुल किसी पार्टी का समर्थन करते हुए नहीं, बल्कि ग्राउंड स्तर पर जो हरियाणा की आज की स्थिति है उसका आंकलन किया। उन्होंने गठबंधन की बात कही, जो ठगबंधन इंडिया में, इंडिया ठगबंधन के नाम से सभी पार्टीज कर रही हैं। आप देखिए लोकसभा चुनाव में उनके पास ना तो कोई रणनीति है, ना ही उनके पास कोई सकारात्मक विचार है जिसके कारण वो आपस में संगठित होकर जो ये गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, चेहरा पीएम का क्या होगा, इस पर भी बड़ा बवाल मचेगा। और किस राज्य में कितने टिकटें मिलेंगी, इस पर भी बहुत बवाल मचेगा। टिकटें वितरण के बाद जब मिलकर बैठकर एक जो है सांझी जनसभा करनी होगी तो उसमें भी बहुत बवाल मचेगा। इतने बवालों के साथ, इतनी विषमताओं के साथ ये इतने विराट स्वरूप माननीय नरेंद्र मोदी जी को नीचा कैसे दिखा पाएंगे। इनका केवल एक ही कूटनीति है, एक ही मकसद है, नरेंद्र मोदी को हटाओ। और भारत की जनता, आपको भी पता है, लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। बड़ी बहुमत के साथ, बड़ी जीत के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की जनता खड़ी है। यहाँ पर मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को बताना चाहूंगी, वो कह रहे हैं हमारे पास केजरीवाल मॉडल है। ज्योति जी, कौन सा केजरीवाल मॉडल? झूठ का मॉडल, एडवर्टीजमेंट का मॉडल, झूठी कस्मों का मॉडल, दिल्ली शराब घोटाले का, भ्रष्टाचार का मॉडल, विक्टिम कार्ड, ईडी के मामले में विक्टिम कार्ड प्ले करने का मॉडल। और तो और इनके पास जो आम आदमी का जो इन्होंने एक कार्ड प्ले किया था और अपनी पार्टी का निर्माण किया था, वो मॉडल इनके पास है। इन मॉडल्स की जो है ना वो सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। तो आपके ये झूठ फरेब के केजरीवाल के मॉडल जो है वो हरियाणा में चलने वाले नहीं है। एक छोटी सी बात रेड्डू साहब की मैं जवाब देना चाहूंगी। रेड्डू साहब ने ये कहा था कि हमारे समय में दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की शुरुआत हुई, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन ऐप बना, हमने महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए महिला थाने भी खोले। आपको ध्यान है रेड्डू साहब, कांग्रेस के समय में और आईएनएलडी के समय में रक्षक ही भक्षक थे, पुलिस वाले भी भक्षक थे। जो महिलाएं और बच्चियां घर से हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत कर जाती थी, तो कितनी खबरें आपने कांग्रेस के समय में ये सुनी होंगी देश भर में कि पुलिस थाने में ही उनके साथ दुष्कर्म हो जाता था। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे देश में सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आप छोटे नहीं, अगर आपने ये बात सुनी ना हो, मेरी उम्र आपसे कम है, लेकिन फिर भी मैंने न्यूज़पेपर से और आपने तो सारे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए नेहा जी। जगह पर पुलिस स्टेशन में रक्षक ही भक्षक बन गए थे और महिलाओं के साथ पुलिस स्टेशन में ही दुष्कर्म हो जाया करता था। आज महिलाएं सुरक्षित है क्योंकि उनके लिए महिला थाने बने हैं। आज महिलाएं सुरक्षित है क्योंकि उनके लिए हरियाणा में नहीं पूरे देश की जनता को सुरक्षित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाए हैं। और हरियाणा की सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए जितने प्रयास कर रहे थे, चाहे वो महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती क्यों ना हो और चाहे वो दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स हर चौक पर तैनात क्यों ना हो, ये काम करने का प्रयास ही नहीं, ये काम करने का सफल एक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आएंगे। बजरंग जी आपके पास अभी मनवीर जी भी कुछ कहना चाह रहे। मनवीर जी आपसे भी जानेंगे आपको क्या कहना है। पहले रेड्डू साहब, क्योंकि पिछले चुनाव में तो आप बार बार कहते हैं कि पार्टी परिवार दो फाड़ हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने 3 बाय इलेक्शन देखे, जिनमें से इलाहाबाद की सीट तो चूंकि अभय ने इस्तीफा दिया तो खाली हुई, तो उसमें भी मार्जिन कम हो गया था।
तो इस बीच कहीं आप लोग कमाल नहीं दिखा पाए हैं। कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं कि जिसके घर वापसी हो गई हो या कोई बड़ा नेता आ गया हो। परिवर्तन पदयात्रा से भी आप लोग बड़ी दावेदारियां कर रहे थे, लेकिन उसमें भी ऐसा कोई खास कमाल नहीं दिखा सीधे सीधे कि पार्टी में बड़े नेता आ गए हो, पार्टी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग हो गई हो। हाँ ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं सुभाष जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि हरियाणा प्रदेश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में वित्त प्रबंधन में नंबर 1 पर रहा और शायद हिंदुस्तान का पहला स्टेट ऐसा रहा होगा, पहली गवर्नमेंट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही है जो कि अपने खजाने में एक बड़ी रकम छोड़ करके गई थी, दूसरी पार्टी को सौंपने का काम किया था। दूसरी बात सुभाष जी ने एक और कही कि उसके बाद 2004 के बाद हम कुछ ऐसा नहीं कर पाए और हम उठ नहीं पाए। सुभाष जी आप जरा गौर कीजिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब 2014 में हर जगह हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी हो रही थी, उस समय भी हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2 लोकसभा सीटें जीती थी और कांग्रेस पार्टी केवल मात्र 1 सीट जीत पाई थी। इसके अलावा जो 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 19 एमएलए जीते थे, जबकि कांग्रेस के मात्र 15 एमएलए जीते थे और 2009 में इनेलो के 31 एमएलए थे, जबकि बीजेपी के 4 एमएलए थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है। 20 साल से सत्ता से बाहर थे रेडू साहब, 20 साल हो जाएंगे आप लोगों को। हम ठीक है, दिल खुश रखने के लिए आंकड़े आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, 20 साल से सत्ता में बाहर है, सत्ता से बाहर हैं आप लोग और अब तो सबसे बुरे हाल में है, अब तक सबसे बुरे हाल में है आप लोग। हाँ ज्योति जी, मैं कोई बनावटी आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, ये तो नहीं बनावटी आंकड़े नहीं दे रहे, आप मैं भी करती हूँ, मेरे से ज्यादा याद होंगे, ये भी रिपीट करके। हाँ तो कांग्रेस कहाँ थी उस टाइम 2014 में जब ये 1 ही सीट जीत पाई थी, 19 में सारी की सारी खो दी। आज कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश में इनेलो से बड़ी पार्टी है? 10 साल सत्ता में रहने के बाद थे ना, सत्ता खोने के बाद हमेशा हमसे नीचे रही दोनों इलेक्शनों में, हम इनसे ऊपर रहे हमेशा। और होती है अगर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी देखो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूती से साथ खड़ी है हरियाणा प्रदेश में। 20 साल के बाद भी ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, इनकी जो वोटरों का हौसला देखिए, आज भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं और 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात आम आदमी पार्टी के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए इनका प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से लाया जाता है, ये हरियाणा में प्रोग्राम करने के लिए प्रभारी पंजाब से लाते हैं। आज तक हरियाणा प्रदेश में ये 2% वोट नहीं ले पाए और फिर भी ये दावा करते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे और हरियाणा प्रदेश के खिलाफ ये बोलते हैं, हर जगह। घोटालों में सबसे आगे, शराब के क्राइम में सबसे आगे और महिला सुरक्षा में तो दिल्ली पूरे देश में नंबर 1 है। असुरक्षा में सबसे अनसेफ, मोस्ट अनसेफ स्टेट ऑफ इंडिया इज दिल्ली महिलाओं के लिए। तो कौन सी और जितना पंजाब को जितना कर्ज में इन्होंने डुबोने का काम किया, वो सारा पैसा भगवत मान के एड पर लगा हुआ है। में क्या तस्वीर होगी, क्योंकि आप लोग तो एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते हैं, सीट शेयरिंग को लेकर तो पिंच फंसेगा ही फंसेगा। और क्या हरियाणा में कोई ऐसा प्रयास हो सकता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा जाए? ज्योति जी देखिए, इंडिया गठबंधन का मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उसका नाम ठीक से लें, क्योंकि पता नहीं पहले आप लोग भी इंडिया कहते थे, बाद में इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन कहा है मैंने जो कहा मैंने इंडिया अलायंस तो है ना, इंडिया गठबंधन है जी, उसका पूरा नाम इंडिया अलायंस है। आप जब इसकी फुल फॉर्म करेंगे तो इंडिया अलायंस है, इंडिया भी कह सकते हैं आपको ठीक लगे। ज्योति जी अगर मेरे माता पिता ने मैंने अगर टेक्निकली गलत बोला तो आप बताएं ना मुझे, मैंने कैसे गलत बोला? आप मेरा नाम रा और मैं पढ़ेंगे, आप राम ही पढ़ेंगे ना। जब इंडिया गठबंधन के दलों ने अपना नाम इंडिया रख दिया तो आप लोग इंडिया ही नाम पढ़ेंगे ना, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि उसका नाम इंडिया पढ़ना है या हिंदी पढ़ना। खैर जो भी आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये गलत नहीं है। अलायंस को अलग बोला, मुझे नहीं समझ आता जो आपत्ति हम दर्ज कराएंगे, आपको जो आपत्ति आप दर्ज कराएंगे। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने एक चीज कही कि ये ठगबंधन है, बनेगा, भविष्य की बातें कर रहे हैं ये। आज हरियाणा का प्रेजेंट का हाल बताइए कि जो ठगबंधन और लूट तंत्र की सरकार आप जो चला रहे हैं जेजेपी के साथ मिलकर, उसमें आप क्यों नहीं बता पा रहे
क्यों जो शराब का रणवीर जी, घोटाला जो सबसे कोरोना पहले काल तो में आप हुआ, ये बताइए जो कि जहरीली आपके शराब से कौन मृत्यु से हुई, आम आदमी जो पार्टी के जहरीली विधायक जो शराब हैं से वो मृत्यु हुई, अपनी वो जमानत बताइए। जब्त नहीं आज करा भी पाए, एक जो जमानत बीजेपी जब्त का कराने से नेता, बच गए। आज भी आप उधर अंबाला ध्यान में एक दीजिए। बीजेपी का नेता 250 से आप अधिक मध्य नशीली प्रदेश, गोलियों के साथ छत्तीसगढ़, गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान, आज की हरियाणा न्यूज के है अंबाला की। उपचुनाव में ये आपके जो झूठ बोलने का, कितने देखिए वोट लिए ये हैं, एक उस तरफ ध्यान रखिए। हिटलर के प्रचार आप मंत्री दिल्ली थे में जोसेफ जो गोएबल, शराब घोटाले ये हुए हैं, उनसे वहाँ नेहा पर जी, भ्रष्टाचार नेहा जी, ध्यान इनको अपनी रखिए। बात रखने दीजिए। आप पंजाब में नशे जो इतने बढ़ रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। ठीक है, आपने इंडिया को लेकर, इंडिया अलायंस को लेकर अपनी आपत्ति तो जाहिर कर दी, लेकिन आप बताएं ना, आप बताएं ना। यहाँ तो हुड्डा साहब बार बार कह चुके हैं हमें जरूरत नहीं किसी गठबंधन की, हालांकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद उनके भी थोड़े सुर बदले हैं। देखिए हुड्डा जी का जो है काम, वो क्या हुड्डा जी हाईकमान से अधिक बड़े हो गए? वो हाईकमान तय करेगा, कांग्रेस पार्टी का हाईकमान तय करेगा, आम आदमी पार्टी का हाईकमान तय करेगा कि आगे इंडिया गठबंधन की रूपरेखा क्या होगी, सीट शेयरिंग क्या होगी। लेकिन मैं जब हरियाणा के विषय में आपको कह रहा हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने जो ठगबंधन का कहा, तो वो ये बताएं कि वो अपना जो ठगबंधन इतने दिन से चला रहे उसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। इन्होंने आज तक ठीक है, डिबेट को वाइंड अप क्यों ले जाते हैं सुभाष जी? ये एक तो गठबंधन, ये अपना जल्दी कॉमन कंप्लीट करें मिनिमम प्रोग्राम तक नहीं बना पाए हैं। और जब विपक्ष ईडी पर अगर कोई सवाल खड़ा करता है, उसका स्पष्टीकरण सरकार देने कैसे आती है? क्योंकि सरकार का तोता बन गई है ईडी। सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और रही बात मोदी गारंटी और केजरीवाल गारंटी, जनता ने शराब घोटाले के बाद एमसीडी के चुनाव में यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, वहां पर ये जनता ने अपना चलिए अभी आपकी बात आगे है मनवीर जी। सुभाष जी, एक तो अभी इस बात को लेकर भी पिक्चर क्लियर होनी बाकी है कि क्या सत्ताधारी गठबंधन की दोनों पार्टियां प्रीपोल अलायंस भी कर सकती हैं इस बार, या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? मुझे देखिए, वैसे अगर आप स्पेकुलेशन की बात करें तो स्पेकुलेशन तो यही है कि शायद दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। प्रीपोल अलायंस दोनों के बीच में होने की संभावना ऐसी दिख रही है, क्योंकि कुछ समय से किसी प्रकार की वैसी तकरार जो खबरों में आनी चाहिए उस प्रकार की तकरार देखने को नहीं मिल रही है। ये अच्छी बात है मुझे लगता है उस गठबंधन के लिए, मगर यही चीजें दूसरे गठबंधन के लिए दुखदाई है कि उनमें आपस में अब तक एका नहीं हो सकी है। जैसे आम आदमी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका नहीं बना है। आपने इंडिया अलायंस, ठीक है हम तो लगातार इंडिया शब्द ही यूज करते हैं, इंडिया अलायंस आपने बना भी अगर लिया तो अब तक पिछले 3 माह में या 4 माह में आपने क्या कुछ हासिल कर लिया? आपने क्या मैसेज दिया, चाहे हरियाणा को या फिर राष्ट्रीय स्तर पर? आप जिस तरह से विभाजित होकर अलग अलग राज्यों में एक दूसरे को गालियां देने के लिए आप उतरे मैदान में, और आपके नेता केजरीवाल जी लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से क्लियर कट बोल रहे थे कि कांग्रेस को अगर वोट दोगे तो क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से वो कांग्रेस की परिभाषा लोगों में जा जाकर वो बता रहे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री और वो दोनों साथ साथ। तो ऐसे में अब क्या ऐसा अच्छा हो जाएगा कि हरियाणा की जनता को, क्या हरियाणा की जनता ने उन चीजों को, केजरीवाल जी के उस बयान को क्या नहीं सुना है या नहीं देखा है, जिस पर विचार यहाँ की जनता नहीं करेगी? कैसे विश्वास करेगी आप पर? आप अगर 4 महीने पहले अगर आपने गठबंधन बनाया भी तो आपने उसके अनुरूप कुछ काम क्यों नहीं किया? आप उन्हीं 3 राज्यों में दिखा देते अपनी एकता, जनता आपको स्वीकार करती। दूसरी बात आपने केजरीवाल मॉडल की कही। देखिए मेरा अपना मानना है, आपने एमसीडी चुनाव की बात की, एमसीडी चुनाव में शायद भाजपा के नेतृत्व की ये गलती थी कि उन्होंने वहां गारंटी देना शुरू नहीं किया उस चुनाव में। उसके बाद मुझे लग रहा है कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी है वो बीजेपी के प्रवक्ता के बतौर पे बात नहीं बीजेपी के नहीं आप गलत कह रहे हैं मनवीर जी। आप लोग वरिष्ठ पत्रकार के उसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी पार्टी की तारीफ करेंगे। अभी तक इन्होंने ऐसा क्या कहा आपको लग रहा है? नहीं, आपकी गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। आपको किस बात से लग रहा है बीजेपी के प्रवक्ता? इनका अपना विश्लेषण है। म्यूट करिए सभी को, सुभाष जी के अलावा 2020 में क्या हुआ था? थोड़ा मैनर सीखिए, प्रवक्ता है आप पार्टी के। मैंने अगर आपकी बात मुझे कोई अगर असहमत हूँ मैंने नहीं कहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा नेतृत्व ने एमसीडी के चुनाव में गारंटी देना
शायद उस वक्त उन्होंने शुरू नहीं किया। और जब वो गारंटी देने लगे धरातल पर, तो केजरीवाल की जो गारंटी है वो फुस साबित हो गई, हवा में कैसे उड़ गई। आपने 3 राज्यों में देखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए, आप जनता आपके सामने है कि जनता किसकी गारंटी पर विश्वास कर रही है, ये देखना होगा। इसलिए सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि आप अभी 2 माह पहले, अगर 3 माह बाद चुनाव भी हो, हरियाणा की जनता जब आपसे पूछेगी कि 4 माह पहले, 5 माह पहले आप 3 राज्यों में गए और एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और बुरा भला कह रहे थे, सबसे भ्रष्ट पार्टी आप कांग्रेस को बता रहे थे, आपके 2 राज्यों के मुख्यमंत्री जिन पर आप गर्व कर रहे हैं, तो उन दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाकर जनता को समझा दीजिए कि आप क्यों कांग्रेस को ऐसा कह रहे थे। अब कांग्रेस कैसे गंगा की ये जवाब तो लेने होंगे, बिल्कुल। कैसे उनको जी बजरंग जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। बजरंग जी से आखिरी कमेंट। विरोधाभासी बातें हैं जिसको लेकर ये अगर यहाँ आएंगे तो भाजपा की शायद इतनी लंबी लकीर के सामने बहुत मुश्किल इनको होगी। चाहे ये जो मुझ पर आरोप लगा दे, कोई बात नहीं, मुझे ठीक है, मेरा विश्लेषण आप सहमत है। आज का मुख्य मुद्दा ये है 2024 में किसकी सरकार बनेगी, क्या रहेगा। आज जनता का मूड आप जानते हो कि हरियाणा न्यूज चैनल इतना प्रसिद्ध चैनल है और आपके सारे रिपोर्टर पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं। हमसे ज्यादा आप जानते हो हरियाणा के अंदर हालात क्या है, कौन जाने वाला है और कौन आने वाला है। आपसे कोई छाननी नहीं, आप नहीं सर्वे कर लो। दूसरी बात, आपको नई रिपोर्ट दे दूं मैं। इन्हीं पिछले दिनों अमित शाह जी ने सरसे के अंदर रैली की, स्वाद आपको भी पता है, आप उनकी रैली देख लो। हमने एतवार को हमारी रैली थी, उन्होंने मंडी में की, हमने 25 एकड़ के मैदान में, आपका हरियाणा का रिपोर्टर से तसल्ली कर लेना, हुड्डा के सेक्टर 19 के मैदान के अंदर रैली की, लपालप भरा हुआ था। अमित शाह की रैली से 4 गुना बड़ी रैली थी। और आप रैलियों से सरकार बनती तो इनेलो तो सरकार से बाहर जाती ही नहीं। मतलब इनेलो की रैलियों में जो भीड़ शुरुआत से आती है या हुड्डा साहब की रैली में भी आती है, इससे ये वोट में कन्वर्ट नहीं। पूरा शहर बंद कर दिया, मंडी बंद करवा दी, एयरपोर्ट से लेकर जिस रोड के ऊपर अमित शाह ने जहाँ था, सारा बाजार, होटल, पेट्रोल पंप तक बंद करवा दिए। हमने सारा सिस्टम दिला पड़ा। कल हमारी ओनली सफीदो विधानसभा की रैली थी, वहाँ कटिया मचा होगा 15,000 आदमी से ज्यादा वहाँ सफीदों की। चलिए, आप भी कह रहे हैं हमारी रैलियां कामयाब हो रही हैं तो हम सरकार में आ रहे हैं। ठीक है, सभी की अपनी दावेदारी है, सभी की अपनी दावेदारियां हैं। बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। 2024 की तैयारी को लेकर, पार्टियों की दावेदारी को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।